कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स पर बयान के बाद से इस मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। चुनाव का माहौल है तो स्वाभाविक है राजनीति भी होगी ही, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस टैक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आज हम इनहेरिटेंस टैक्स का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह का टैक्स है, अमेरिका समेत विदेशों में इसे लेकर क्या प्रावधान है और भारत में इसके लागू होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो देखिए इनहेरिटेंस टैक्स की ABCD, लेकिन पहले ये रिपोर्ट मैं लौट रहा हूं खास मेहमान के साथ। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका में लागू इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत करते हुए इस कानून को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इसमें आप पूरी जिंदगी संपत्ति जुटा सकते हैं और जाते वक्त आधी संपत्ति जनता के लिए छोड़ सकते हैं। यही नहीं, सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत में भी इस कानून पर चर्चा और बहस की जरूरत है। If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. उनके इस बयान के बाद भारत में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पित्रोदा के बयान पर सफाई देते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस की इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस नेता के इस बयान को लूट की संज्ञा दे दी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। अब सवाल ये है कि जिस इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ी है वो क्या है, कैसे लगाई जाती है और किन देशों में लगाई जाती है। दरअसल अमेरिका में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है, जिसे इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को देना होता है। हालांकि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स का चलन सामान्य नहीं है। साल 2023 तक अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में ही इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। ये टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्या संबंध है। अमेरिका के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। taxfederation.org रिसर्च के एक सर्वे में बताया गया है कि दुनिया के 18 देशों में इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। जापान और साउथ कोरिया में 55% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। फ्रांस में 45% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका में 40% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है। स्पेन में 34% इनहेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है। जर्मनी में लोगों को 30% इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है। डेनमार्क में 15% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है, जबकि इटली की सरकार लोगों से 4% इनहेरिटेंस टैक्स वसूलती है। भारत में इनहेरिटेंस टैक्स को लागू करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में टैक्स सिस्टम एज और इनकम के हिसाब से बटा हुआ है। जबकि अमेरिका के टैक्स सिस्टम की बात करें तो वहाँ अविवाहित और विवाहित लोगों के लिए अलग अलग टैक्स सिस्टम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट TP ओसवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओसवाल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, क्या रेलेवेंस है इसका अभी ये इनहेरिटेंस टैक्स का? काफ़ी इस पर बातचीत हो रही है, स्वाभाविक है, चुनावी गलियारों में इस पर बातचीत होनी ही है, बट अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स इसका रेलेवेंस क्या है सर? व्हाट एग्जैक्टली इज इनहेरिटेंस टैक्स? इन इंडिया इसको एस्टेट ड्यूटी कहा जाता था। 1953 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि स्टेट ड्यूटी की चोरी करने के लिए आप गिफ्ट दे दो तो मरने के पहले तो स्टेट बचती नहीं है, तो गिफ्ट टैक्स लगाया इन्होंने। अब वो 1957 में आया और स्टेट ड्यूटी इन्होंने 53 में लगाया। तो आपको एक ताज्जुब होगा, हमारे गवर्नमेंट ने, उस समय सोशलिस्ट पैटर्न की गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने 15 लाख की तो छूट दी और एक मकान पे छूट दिया था, और बाकी 85% टैक्स था इंडिया में। 85% ऑफ द वेल्थ ऑफ द एस्टेट। नॉट ओनली उतनी एस्टेट पे 85%,
यदि आपने 2 साल पहले, मृत्यु के पहले कोई भी एस्टेट ट्रांसफर कर दी हो किसी और को, एक्सेप्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी और को ट्रांसफर की हो, तो उसको भी एस्टेट में जोड़ा जाता था। इंग्लैंड में आज भी कायदा है कि 7 साल पहले भी किसी ने ट्रांसफर किया तो वो भी माना जाता है एस्टेट ट्रांसफर्ड ऑन डेथ। हमारे यहाँ 2 साल का था। तो समझ लीजिए आपके पास मरते समय 1 करोड़ रुपया है, लेकिन आपने मरने के पहले 2 साल के अंदर 10 करोड़ रुपया आपने अपने बेटे बेटियों को दे दिया, तो आपकी मरते समय एस्टेट हो गई 11 करोड़, और एस्टेट ड्यूटी 85% उतनी लगती थी उस जमाने में। तो ये बहुत ड्रैकोनियन कानून था। इससे परिणाम इतने खतरनाक थे, लोगों ने एस्टेट ड्यूटी भरी नहीं। आपको 2084 का स्टैटिस्टिक देखेंगे, 2084 में इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, 85 में राजीव गांधी आए, उन्होंने एस्टेट ड्यूटी अबॉलिश कर दी। 84 का कलेक्शन एस्टेट ड्यूटी का 20 करोड़ रुपया था। खर्चा कलेक्शन के लिए उससे ज्यादा, कई ज्यादा गुना था। तो इसके लिए कहा जाता है कि एस्टेट ड्यूटी प्रॉमिस तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन उसका रियलिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं है। असर तो कलेक्शन तो एकदम डी मिनिमस था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोच समझ के एस्टेट ड्यूटी एबॉलिश की थी। अब यदि ये जो फॉरेनर्स हमको एडवाइस कर रहे हैं कि एस्टेट ड्यूटी लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, तो एक देखिए बात ऐसी है, अब हमारे देश की परिस्थिति और विदेशों की परिस्थिति में, फॉरेन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर फुल्ली डेवलप्ड है। फॉरेन कंट्री में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है और सोशल सिक्योरिटी सर्विस भी गवर्नमेंट देती है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री देती है, एजुकेशन फ्री देता है। हमारे यहाँ क्या है, आप टैक्स जिंदगी भर भरो, मरने के बाद भी टैक्स भरो, ऐसा तो उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो और मरने के बाद टैक्स नहीं, मरने के पहले यदि कोई एसेट ट्रांसफर किया उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, अच्छा सर, थोड़ा मैं चाहूंगा सर, यस सर, मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा ये एस्टेट ड्यूटी एक्ट, क्योंकि मैं विदेशों में भी पढ़ रहा हूँ, इनहेरिटेंस, एस्टेट, ये बड़े प्रचलित शब्दावली है। थोड़ा एस्टेट का मतलब समझाएं सर, एस्टेट में क्या क्या आएगा? संपदा, आपकी जो एस्टेट होती है, मूवेबल, इमूवेबल, सभी प्रकार की प्रॉपर्टी, शेयर्स, गोल्ड, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक घर छोड़ के बाकी बची हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफिसेस, और भी कोई है, एक्सेप्ट ट्रस्ट में आप बेनिफिशियरी हो तो वो नहीं आती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। तो इसके लिए प्लानिंग का एरिया है। ओके, ऑल राइट। तो ये एस्टेट का मतलब ये, तो इसीलिए इसमें एस्टेट ड्यूटी लगती थी। मतलब जितनी भी स्पेसिफिक एसेट्स हैं इनहेरिटेड बाय द बेनिफिशियरीज, चाहे उसमें एंसेस्ट्रल लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो, पर्सनल बिलोंगिंग्स भी हो, सब उसमें आएगा और इस पर ये टैक्स लगता था। अब सर, अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्लीज कंटिन्यू करिए जो आप बता रहे थे कि मौजूदा परिस्थिति देश की क्या है, और ये जो बहस चल पड़ी है इसमें बीजेपी के भी कई बड़े पूर्ववर्ती नेता रहे हैं जिन्होंने इसकी वकालत की है, और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है। तो लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या सोचा जा सकता है इस पर, क्या ठीक रहेगा सर ये? देखिए, गवर्नमेंट ने 5 साल पहले कानून, इनकम टैक्स कानून बदली किया, मिसेस सीतारामन ने। आपका हाई रिच इंडिविजुअल पे टैक्स, नॉर्मल इंडिविजुअल पे टैक्स है 35% मैक्सिमम, लेकिन रिच इंडिविजुअल पे टैक्स कर दिया था इन्होंने 42.75%, 7.5% टैक्स बढ़ाया। कारण क्या था, उसी समय भी ये डिमांड थी, इंटरनली डिस्कशन ये था, एस्टेट ड्यूटी हम लेंगे तो वो आदमी मरेगा तभी मिलेगी, उससे तो अच्छा परपेचुअली वो जिंदा है तब तक इनकम टैक्स कलेक्ट कर लो 7% से ज्यादा। तो एस्टेट ड्यूटी के नाम के बदले इनकम टैक्स का कलेक्शन रिच पर्सन से ज्यादा शुरू कर दिया। इस साल गवर्नमेंट ने समझा कि ये तो जाती है, 7% बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने नई स्कीम और ओल्ड स्कीम लाई। नए स्कीम में उन्होंने, अभी वो डिफॉल्ट स्कीम हो गई, उसमें कहा कि भाई 39% मैक्सिमम रेट रहेगा। इसका मतलब आज भी रिच टैक्स पेयर पे 4% टैक्स ज्यादा आता है, और आम आदमी पे 2 करोड़ के ऊपर इनकम है लेकिन 5 करोड़ के नीचे है, उस पर टैक्स आता है सिर्फ 35%। तो उसके कारण ये एक्चुअली क्या है, संभावना, ये वेल्थ कलेक्शन करना है गवर्नमेंट को किसी तरह से, और इस तरह से कलेक्शन किया जाता है।
एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जी सर। गवर्नमेंट इंडिया में कोई बेनिफिट तो दे नहीं रही है टैक्स पेयर को, और टैक्स पेयर मांग भी नहीं रहा है। तो हर प्रकार के टैक्स लगाते हो आप, उससे तो हर एक आदमी की इच्छा होती है कि टैक्स न भरे तो अच्छा है। खर्चा कर दो, पैसा ही नहीं बचेगा तो टैक्स क्या लगाएंगे। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्लानिंग है। ओके। लोग अपनी प्रॉपर्टी है वो ये ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते। ट्रस्ट फैमिली का ट्रस्ट होता है, फैमिली के बेनिफिशियरी है, इनकम टैक्स एक्ट में उसको भी छूट दी हुई है। यदि आपने अपनी वेल्थ, शेयर, सिक्योरिटीज, गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टीज सभी कुछ एग्रीकल्चरल लैंड ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दो। ट्रस्ट तो कभी मरता नहीं है, वो तो परपेचुअल है। आप यदि गुजर जाते हो तो ट्रस्ट कंटिन्यू होता है उस पे, और वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं रहती है ट्रस्ट के नाम पे। एक इंग्लिश में हमने एक कहावत बनाई है। एक क्लाइंट ने हमको कहा था, आई ओन एवरीथिंग बट आई डोंट बिलोंग, नथिंग बिलोंग्स टू मी। सब कुछ मेरे पास है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि एक ट्रस्ट में डाल दिया है, इसलिए उसमें स्टेट ड्यूटी नहीं लगती थी, क्योंकि आदमी के मरने के बाद कुछ असेट ट्रांसफर नहीं होती। ट्रस्ट तो कंटिन्यूइंग एंटिटी है, और यही प्लानिंग वर्ल्ड ओवर में चलती है। आपने सर वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस की बात कर ली। अब इस पर भी एक चर्चा हो रही है कि साहब सैम पित्रोदा साहब ने 55% बता दिया कि वहाँ है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 55 नहीं है 40 है, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ तो है ही नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। थोड़ा अगर आप समझा पाए सर, अमेरिका में क्या वाकई में लगता है वहाँ, और लगता है तो कितना अनुमानित लगता होगा? अनुमानित तो 40% है अमेरिका में। अच्छा। टैक्स रेट, एस्टेट ड्यूटी। आपने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था यूके में भी 40% है। हाँ हाँ हाँ। और कुछ कंट्रीज में जरा ज्यादा है, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एस्टेट ड्यूटी नहीं है। और मोस्टली डेवलप्ड कंट्री में, आपने तो 18 कंट्री बताई, लेकिन हमारे हिसाब से 18 से ज्यादा है। मोस्टली डेवलप्ड कंट्री में एस्टेट ड्यूटी है। डेवलपिंग कंट्री में बहुत ही कम कंट्रीज में एस्टेट ड्यूटी है, प्राय नहीं के बराबर है। सिंगापुर में थी, उन्होंने खत्म कर दी, और अभी यूके भी बात कर रहा है कि हम ड्यूटी खत्म कर, एस्टेट ड्यूटी निकाल देंगे। कारण क्या है? ये सिंपल रीजन है। देखिए, हर आदमी जो वेल्दी मैन है, वो दूसरे कंट्री में जाके नॉन रेसिडेंट बन जाता है। यदि उसकी एसेट्स इंडिया में है, वो फॉरेन कंपनी में ट्रांसफर कर दी या फॉरेन ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी, और वो उसका बेनिफिशियरी है, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, तो नथिंग कैन बी टैक्स्ड इन इंडिया। तो इसके लिए आप 2 साल से आप देख रहे, वेल्दी इंडियंस की एक्सोडस हो रहा था, और 20,000 से ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैव गॉन टू दुबई एंड अदर कंट्रीज, दे हैव लेफ्ट द कंट्री। आप यदि इस तरह से टैक्सेस लगाओगे, तो क्या होगा? एक्सोडस ऑफ नॉन रेसिडेंट भी होगा, उसकी स्किल भी होगी, और उसकी वेल्थ भी होगी। तो इस तरह से एस्टेट ड्यूटी का कानून लाते हो, तो यदि अपनी कमाने की स्किल है, आज कौन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कंट्री में? गवर्नमेंट नहीं दे रही है, प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कौन दे रहा है? हाईली पेइंग टैक्स पेयर्स आर पेइंग द एम्प्लॉइंग पीपल। So therefore, if you go on living tax like this, इस तरह से टैक्स लगाओगे, तो यहाँ कोई रहना नहीं पसंद करेगा। एब्सोल्युटली सर, मेरा अब आखिरी सवाल, अभी तो हमें मालूम है बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट को बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रही है बीजेपी, और पूरी कांग्रेस को घेर रही है। स्वाभाविक रूप से अगर बीजेपी आती है तो हम अभी नहीं देखेंगे इस पर दोबारा बहस, लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही, और हम बहुत अच्छा पर कैपिटा की ओर भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्या फ्यूचर में कभी आएगा सर ये इनहेरिटेंस टैक्स का जिन बाहर? आज के तारीख में अगले 5 साल में नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके। उसके 5 साल के बाद में कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ये आने वाली तो बीजेपी है, लेकिन वो उस समय क्या परिस्थिति होती है उसके हिसाब से काम। देखिए, हमारा टैक्स पेयर पे इतना विश्वास था, इस कंट्री में हमने टैक्स बजट एस्टिमेट किया था X, और हमारा आया X + 20%। तो इसका मतलब है हमारा कलेक्शन इतना ज्यादा, टैक्स पेयर का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, बजटेड फिगर से कई ज्यादा 20% ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। तो हमको इस तरह से वाहियात टैक्स लाके क्या मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है आप इन्वेस्टर का और टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो, और वो कॉन्फिडेंस तोड़ने के कारण वो अपनी वेल्थ ट्रांसफर करता है फॉरेन ट्रस्ट में, और यहाँ कुछ नहीं रखता है, तो आपको एस्टेट ड्यूटी क्या मिलेगी? कुछ भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, एस्टेट ड्यूटी भरने वाले कितने लोग होंगे? हाई नेटवर्थ टैक्स पेयर्स। इंडिया में कितने हाई नेटवर्थ टैक्स पेयर है जो 100 करोड़ के ऊपर
वेल्थ रखने वाले और टैक्स भरने वाले, जो कम से कम समझो 25 करोड़ टैक्स भरता है साल में, मेरे हिसाब से 1 लाख लोगों से ज्यादा नहीं है। यदि 1 लाख लोगों पे आप टैक्स भरना, स्टेट ड्यूटी लगाना चाहोगे, तो उसमें से कितने लोग मरेंगे, हर साल कितने लोग मरेंगे, और हर कितने लोगों ने अपना प्लानिंग कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आप यदि उम्मीद रखते हो कि हम बहुत अच्छा कलेक्शन करेंगे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत अनुमान होगा। स्टेट ड्यूटी का कलेक्शन कुछ नहीं होगा, इससे करप्शन बढ़ेगा, इससे लोगों को डिफिकल्टीज आएगी और वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, प्रोसीजरल डिफिकल्टी आएगी, अपील का खर्चा बढ़ जाएगा और सेठ सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमारा को नहीं लगता है कि इस बीजेपी गवर्नमेंट कम से कम समझदार गवर्नमेंट है और ये नहीं लाना, मेरे हिसाब से ये नहीं लाएगी। ऑलराइट सर, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आड़े हाथों ले रहे हैं कांग्रेस को, ऐसा लगता भी नहीं है कि भविष्य में बीजेपी अपने मौजूदा स्टैंड से बदलेगी या उसमें कोई तब्दीली लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स, लेकिन इसकी डिटेल्स हमको समझ में आ नहीं रही थी, मोटी मोटी समझ में आ रही थी, लेकिन जितने डिटेल्स में और अच्छे आसान भाषा में आपने समझाया। हाँ सर, प्लीज़ प्लीज़। देखिए, एक जोक बताता हूँ। हाँ। पुराने जमाने में 85 के पहले स्टेट ड्यूटी के डर से लोग मरते नहीं थे, मरना चाहते नहीं थे, और इसके कारण इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई पुरानी। ओके। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका नाम डेथ टैक्स भी तो रखा गया था उस समय। हाँ नहीं, संपदा शुल्क। हाँ नहीं, लेकिन इसके जो आपने बोला कि ड्रैकुन था ये, कि इसको डेथ टैक्स बोलते थे, बट एनीवे ऑन अ लाइटर बोर्ड जो आपने बात कही, थैंक यू सो मच सर। वक्त निकाला आपने और बहुत अच्छे से समझाया इस पूरे टॉपिक को। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी ओस्तवाल सर।